नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और उन विद्यार्थियों तक इन्हें पहुँचाइए जो विद्यार्थी NIOS के माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा में बैठे हैं या अन्य हिंदी बोर्ड माध्यम से हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं। और साथ में हमारा जो रेड कलर का बेल आइकन है इसको दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, जिससे कि अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपको हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। और हमको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमको आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहता है। और साथ में मैं आपको एक नंबर डिस्प्ले करा रही हूँ स्क्रीन पर, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर भी आप हमसे मैसेजेस के द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चैप्टर संबंधित या किसी टॉपिक के संबंधित कोई भी अगर आपको परेशानी आ रही है तो वो आप हमसे इस नंबर पर भेज के हमसे आप वो समस्या का हल कर सकते हैं। तो आज जो मैं चैप्टर प्रारंभ कर रही हूँ उसका नाम है ऊर्जा। आज इसका 4th पार्ट है, यानी आज चौथी वीडियो है। तो पहले मैं आपको रिकैप करा देती हूँ कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ाया था कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में बताया था, पवन ऊर्जा और विंड एनर्जी के बारे में बताया था। और आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो जो नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनके बारे में बताऊंगी। तो पहला है आज का जो टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी। तो भूतापीय ऊर्जा भी एक रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है। भूतापीय ऊर्जा एक अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है जिसको कि पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त किया जाता है। वास्तव में ऊर्जा प्राप्त करने का यह एक प्राचीन तरीका है, अर्थात ये काफ़ी प्राचीन समय से ही ये किया जाता है। ये जो तरीका है ऊर्जा प्राप्त करने का ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। जैसे ज्वालामुखी द्वीप है, तेलों के भंडार है, गर्म पानी के स्रोत है, तो ये सभी जो है भूतापीय ऊर्जा के ही उदाहरण है। इन भूतापीय ऊर्जा बाहुल्य क्षेत्रों की ऊष्मा से भूमि के अंदर जो पानी है उसको वाष्प में परिवर्तित करते हैं या परिवर्तित होता जाता है आंतरिक ऊष्मा के द्वारा। और इसका प्रयोग वाष्प टरबाइनों को चलाकर विद्युत के जनरेशन के लिए किया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा आपको समझ में आ गया होगा कि यह पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। अब देखिए भूतापीय ऊर्जा के उपयोग के लाभ क्या हैं, यानी कि भूतापीय ऊर्जा के उपयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो नंबर 1 है, दूसरे विद्युत स्टेशनों की तरह भूतापीय ऊर्जा से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण या पॉल्यूशन नहीं होता है, तथा सही तरीके से यदि इसका दोहन किया जाए तो हानिकारक उप उत्पाद का निर्माण भी नहीं होता है। नंबर 2 है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों को चलाने की लागत बहुत कम होती है। तीसरा है, भूतापीय ऊर्जा स्वच्छ एवं सस्ते नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का कार्य करते हैं। 4th है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों से दिन में 2400 घंटे बिजली उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि जो आंतरिक ऊष्मा है वो हमेशा रहती है। इसके वजह से आप 2400 घंटे बिजली की हम उत्पादन कर सकते हैं। 5th है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र सामान्यतः छोटे होते हैं तथा आसपास के पर्यावरण पर भी बहुत कम इफ़ेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। अब है भूतापीय ऊर्जा की सीमाएं या लिमिटेशंस। यदि सही तरीके से भूतापीय ऊर्जा का दोहन ना किया जाए तो भूतापीय ऊर्जा से भी प्रदूषक उत्पन्न हो सकते हैं, यानी प्रदूषण इससे हो सकता है। दूसरा है, भूमि में सही तरह से खुदाई ना करने पर हानिकारक खनिज व गैसों का भी निर्माण हो सकता है।
अब था भूतापीय ऊर्जा हो गई। अब जो नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वह है जैव भार ऊर्जा, यानी एनर्जी फ्रॉम बायोमास। अब देखिए बायोमास होता क्या है। जैव भार पौधों और जंतुओं के बनाने वाला एक कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कूड़ा करकट है या कृषि अपशिष्ट है, जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, खाद है, लकड़ी है, जीवों के मृत भाग है, ये सभी जैव भार में ही सम्मिलित है। ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तरह जैव भार में भी सूर्य से ही प्राप्त ऊर्जा संचित रहती है, अतः जैव भार भी ऊर्जा के अच्छे स्रोतों में से है। पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सूर्य के प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अवशोषण करते हैं, और पौधों में इस ऊर्जा से उनका भोजन बनता है। और जब जंतु व मानव इन पौधों को खाते हैं तो भोजन के रूप में संचित रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जब जैव भार को जलाया जाता है तो इनमें संचित रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, और इस प्रकार जैव भार से मिलने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग घरों में और कारखानों में ऊष्मा की प्राप्ति के लिए तथा विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि जैव भार, जो मैंने आपको बताया कि जैव भार में खाद, लकड़ी और जीवों के मृत भाग हैं, एग्रीकल्चर मटीरियल वेस्ट मटीरियल है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये सभी जो होते हैं जैव भार के रूप में होते हैं। और जब इनका दहन किया जाता है या अपघटन भी कह सकते हैं किया जाता है, तो ऊष्मा जो होती है वो प्राप्त होती है, हमको ऊष्मा प्राप्त होती है, और इस ऊष्मीय ऊर्जा का ही हम प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए और घरों में ऊष्मा प्राप्ति के लिए भी करते हैं। अब देखिए, जैव भार को बिना जलाए भी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यानी जैव भार से हम दो प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, एक तो उनका दहन करके या उनको जला के, और दूसरा है हम उनको बिना जलाए भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। जैव भार को ऊर्जा के अन्य उपयोगी रूपों, जैसे हम बायोगैस है जिसे हम मीथेन कहते हैं, एथेनॉल है और बायोडीजल में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना जलाए हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, मीथेन हो गया, एथेनॉल हो गया, बायोडीजल है। मीथेन गैस को लैंडफिल गैस भी कहा जाता है। एलपीजी की तरह ही हम बायोगैस का उपयोग भी रोशनी के लिए करते हैं और खाना पकाने में करते हैं। अब देखिए, जैव भार का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में 3 प्रकार से किया जा सकता है। ये मैंने अभी ऊपर भी बताया कि जैव भार से हम 2 तरीके से करते ही हैं, एक तो जलाकर, एक बिना जलाए। तो यहाँ पे मैंने उसे थोड़ा सा डिटेल में बता रखा है कि जैव भार का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में 3 प्रकार से किया जाता है। पहला प्रकार है शुष्क, यानी सूखे हुए जैव भार के सीधे दहन, यानी उसको सीधे जलाने से जलाते हैं तो ताप या वाष्प को हम प्राप्त करते हैं। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैव भार के बायोमास के डिकम्पोजिशन से, विघटन से, मीथेन गैस के उत्पादन द्वारा। और तीसरा है वनस्पति तेल, जिन पौधों में अधिक होता है उनसे बायोडीजल नाम का एक उत्पाद प्राप्त होता है, उसके द्वारा। तो जैव भार का उपयोग हम ऊर्जा के स्रोत में 3 प्रकार से कर सकते हैं, यह आप नोट कर लीजिएगा। अब है जैव भार के उपयोग से होने वाले लाभ क्या हैं। तो देखिए, जब जैव भार के सीधे दहन से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, जैव भार समग्र विश्व में उपलब्ध है। और तीसरा है जैव भार अपशिष्टों का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है, यानी जैव भार को जलाने के बाद या उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो हमें वेस्ट मिलता है उसको भी हम खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। परंतु उपयोग के साथ साथ जैव भार के उपयोग से होने वाले लाभ के साथ साथ इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। वो क्या है? पहला है, जैव भार से बनने वाले जैव ईंधन पेट्रोल के जितना ऊर्जा दक्ष नहीं होते हैं। दूसरा, मीथेन गैस
जो बायोमास से हमें प्राप्त होती है वो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। तीसरा है जैव ईंधन के सीधे दहन से जैव भार के सीधे दहन से ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ प्रदूषण भी होता है। फोर्थ है जैव भार से ऊर्जा उत्पादन करना अपेक्षाकृत महंगा होता है। इनके लिए काफ़ी बड़े बड़े संयंत्र भी लगाए जाते हैं जो महंगे पड़ते हैं। अब ये हो गया हमारा बायोमास। इसका मैंने एक आपको इमेज भी दे रखी है, इससे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सोर्सेज ऑफ बायोमास आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होती क्या है पहले ये देखिए। हाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त भविष्य की ऊर्जा के रूप में देखी जा रही है। यानी कि हाइड्रोजन रंगहीन गंधहीन गैस है और इसको भविष्य के ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें एक तो ऊर्जा ज़्यादा है और जलने के बाद इसके उप उत्पाद के रूप में पानी का एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होता है। इसलिए ये न केवल ऊर्जा की क्षमता के युक्त है बल्कि ये पर्यावरण के अनुकूल भी है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर केवल मिश्रित अवस्था में पाया जाता है, फ्री अवस्था में यह नहीं पाया जाता है। इसलिए इनका उत्पादन इनके यौगिकों के अपघटन के द्वारा किया जाता है। अर्थात जो हाइड्रोजन फ्यूल है, फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन हमें उसके यौगिकों के अपघटन से प्राप्त होता है। जब हाइड्रोजन दहन की जाती है, जब हाइड्रोजन का दहन किया जाता है तो केवल जलवाष्प उत्पन्न होती है। अन्य ईंधनों की तरह इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती है। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन हवा को प्रदूषित नहीं करती है। यद्यपि हाइड्रोजन एक व्यवहारिक ऊर्जा स्रोत है परंतु इसके प्रोडक्शन में, इसके स्टोरेज में और इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण में काफ़ी कठिनाइयाँ आती है। और साथ ही इसके निर्माण में यानी कि हाइड्रोजन को प्राप्त करने के लिए ही हमें बहुत अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। तो ये इसका ड्रॉबैक हो गया, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया जो मैंने लास्ट में आपको पॉइंट बताया है। नेक्स्ट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ओशियन एनर्जी या महासागरीय ऊर्जा। नाम से ही पता चल रहा है जो महासागर से प्राप्त होती है। तो महासागर भी एक सशक्त नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। महासागरीय ऊर्जा को हम 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तरंगों की ऊर्जा के रूप में, ज्वारीय ऊर्जा के रूप में और महासागरीय जल के ताप के अंतर का प्रयोग करके। अर्थात महासागरीय ऊर्जा को हम उनकी तरंगों से प्राप्त कर सकते हैं, जो तरंगें आती है महासागर में, और जो महासागर में ज्वार उठता है उससे भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो महासागर के टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, जैसे ऊपर सरफेस में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जितना हम गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, यानी कि टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, उसका भी प्रयोग करके हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो देखिए 3 तरीके हो गए तरंगों की ऊर्जा के रूप में। इसमें जो है पानी में विभिन्न प्रकार की तरंगें कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है ओशियन वाटर में, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। एक विशेष प्रकार के कक्ष में हम इन तरंगों को प्रवाहित करते हैं और वहाँ पर उस ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दूसरा है ज्वारीय ऊर्जा। इसके लिए उच्च ज्वार की स्थिति में जल को रोक लिया जाता है। जब बहुत ज्वार जो होता है, ज्वार और भाटा आपने सुना होगा, तो जब उच्च ज्वार होता है तो उस कंडीशन में पानी को रोक लिया जाता है और निम्न ज्वार की स्थिति में यह जल बाहर की ओर तेजी से निकलता है। तो इसी की ऊर्जा का यहाँ पर दोहन किया जाता है। इसी तरीके से है महासागरीय जल के ताप में अंतर का उपयोग करके सागर के जल के विभिन्न सतहों में ताप की विभिन्नता का प्रयोग भी विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। तो ये मैंने आपको ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत आज कंप्लीट करा दिए हैं और हमारा ये पाठ आज समाप्त होता है। अब नए चैप्टर के लिए आप मेरी
वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।